हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का रिवीजन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट इन वन शॉट। तीन ही टॉपिक आप रहे हैं आपके सिलेबस में। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, एग्जांपल्स या फिर उसके बेसिस पे मैंने पहले वीडियोस बना रखी हैं, वो आप लास्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं अगर आपको ब्रीफली पढ़ना है। अगर आप सिर्फ एक दो दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के और सिर्फ रिवाइज करके जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। लेट एफ बी अ फंक्शन। सबसे पहले मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कराता हूं। एक फंक्शन मैंने लेट किया है जो कि एफ एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर एफ एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपको सबसे पहले निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स के बाद में यहां से आपके दो तरीके के केस बनेंगे। एफ डैश एक्स होने के बाद आपके दो तरीके के केस बनेंगे। एक एफ डैश एक्स जो आएगा आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स, और एक एफ डैश एक्स कोई भी नंबर आएगा। कैसा नंबर? कांस्टेंट नंबर। तो इस तरीके से आपके दो टर्म्स बनते हैं। अगर आपका सबसे पहला एफ डैश एक्स अगर आपका कांस्टेंट नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, तब आप ये प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जो मैंने नोट में आपको लिखा हुआ है कि इफ एफ डैश एक्स अगर आपका जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, देन एफ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, या उसके बराबर है। अगर जीरो से सिर्फ बड़ा है देन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैक्सिमम केस आपके इस केस में जहां पर आपका सिर्फ नंबर आता है, ऐसे केसेस में आपका मैक्सिमम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के ही केस आते हैं मैक्सिमम। तो अब यहां पर केस क्या है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो अगर आया तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये दो केस आपके इस टाइप से बनते हैं। अगर जीरो से बड़ा, जीरो से छोटा या उसके बराबर आ जाए तब आपका केस बनेगा खाली डिक्रीजिंग का। ऐसे केसेस इसमें बनते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे। सेकंड केस में हमारा क्या होगा कि अगर एफ डैश एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाता है तब हमें क्या करना है कि फिर पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर पुट करेंगे एंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। लेट सपोज दैट मैंने दो वैल्यूज लेट करी हैं x1 एंड x2। अब हम इसके इंटरवल्स बनाएंगे। इंटरवल्स कैसे बनाने? एक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लाइन लेनी है और एक इंटरवल बनेगा ये, एक x1 से x2, एक x2 से इन्फिनिटी तक। तीनों इंटरवल मैंने बना लिए इंटरवल्स। ये बॉक्स बनाना है, इसके अंदर लिखा जाएगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स। साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ये जो कंडीशंस हैं इनके बीच की कोई भी वैल्यू डालेंगे, इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू लेट कर लेंगे यहाँ से, और वो वैल्यूज हम एफ डैश एक्स में रख के देखेंगे। अगर एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आया तो वो होगा इंक्रीजिंग। क्लियर? फिर हम इसके बीच की वैल्यू लेंगे, इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लेंगे बीच में, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में रखेंगे। इफ वो नेगेटिव आया तब क्या होगा? वो डिक्रीजिंग। क्लियर है? x2 से x इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू डालेंगे, उस वैल्यू को अगर हम डालेंगे तब हमारा होगा पॉजिटिव आ गया अगर, तो ये होगा इंक्रीजिंग। इनके बीच की, इंटरवल के बीच की वैल्यूज हम डाल के चेक करेंगे बार बार कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग। बहुत सिंपल सा केस है। क्लियर? ये अब देखते हैं, बात करते हैं हम सिर्फ इंक्रीजिंग की। अभी तक ये सारे केस जितने भी आ रहे थे स्ट्रिक्टली के केस आ रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नॉर्मल इंक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन है वो है एफ एक्स जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना चाहिए। अब अगर हमने एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो लेके पुट किया है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? अगर केस आया है सिर्फ इंक्रीजिंग का, सिर्फ इंक्रीजिंग का या सिर्फ डिक्रीजिंग का, तो ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि x1 x2 की वैल्यू भी ली जाएगी और x1 x2 पे ये वैल्यू क्या होगी? जीरो कहलाएगी। क्लियर है? जीरो कहलाएगी या नेगेटिव कहलाएगी, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, सिर्फ डिक्रीजिंग। यहाँ पर ओपन इंटरवल जब भी आता है मैक्सिमम स्ट्रिक्टली के केस ही आते हैं, क्लोज्ड इंटरवल के साथ ही सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहलाएगा। क्लियर? नाम देखते हैं इसका सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत बारीकी से देखेंगे इसे हम कि सबसे पहले टेंजेंट होती क्या है कि अगर किसी कर्व पे कोई लाइन एक पॉइंट पर टच करके निकले, उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं उस लाइन को? टेंजेंट। ये मैंने लिखी है यहाँ पर टेंजेंट। अब ये मान लो जस्ट सपोज दैट कि यहाँ से कोई एंगल बना रही है एक्सिस के साथ में थीटा, तो
इस लाइन का स्लोप जो निकालना होता है वही होता है डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब इस उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इसने टच किया, उसी पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, वो होती है नॉर्मल, वो होती है नॉर्मल। क्लियर। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देन इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या लिखा है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपने याद होगा कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये कॉन्सेप्ट था क्लास 11th में। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 होता है। क्लियर। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकलेगा यहाँ से, स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा आपका -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो लाइंस अब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा वो हम सीखते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके बहुत सारी कंडीशन से निकलता है, मैं देखता हूँ कैसे। अगर आपको थीटा गिवन है तो जो m है वो मैंने m मान लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मान लिया, m। कैसे निकलेगा, m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, tan थीटा। अगर दो पासिंग पॉइंट्स गिवन हैं, 2 पॉइंट्स आर गिवन x1 y1 एंड x2 y2, तो स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। वेरी इजी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन। अगर y की वैल्यू एफ एक्स गिवन है तब स्लोप क्या निकलेगा, m इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा dy अपॉन में dx। क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx। और यहीं पर अगर आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका जस्ट उल्टा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन में tan थीटा। इस केस में क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। वैसे तो हम डायरेक्टली चाहें तो लिख सकते हैं, बट मैं बस लिखा रहा हूँ, ये उल्टा हो जाएगा जस्ट माइनस में, माइनस का x2 माइनस x1 अपॉन में y2 माइनस y1। ठीक है। यहाँ से देखते हैं m इक्वल टू क्या होगा, यहाँ सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन में dy अपॉन में dx। क्लियर है। बहुत इजी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कुछ नहीं करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को उल्टा कर दो माइनस रख के, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन आता है आपका निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में वही इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्मूला लगेगा कि y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। वेरी इजी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू, बस स्लोप चेंज हो जाएगा, जिसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप निकाल दो बस, x माइनस x1। तो y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। क्लियर है, बहुत इजी है। क्लियर। नाउ हम इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं टेंजेंट नॉर्मल के। टेंजेंट नॉर्मल के इक्वेशन केसेस हैं। मैंने लिखा टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसे रहेगी, और अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है t, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दोनों का मतलब एक ही है। और नॉर्मल क्या होगी, ऐसे, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल। अब फिर नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर है x एक्सिस के और पैरेलल है y एक्सिस के। इस एक लाइन का मतलब, इन चारों लाइनों का मतलब सबका सेम है। क्लियर। सबसे पहले अगर टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाए तो थीटा कितना होगा, 0 हो जाएगा, और थीटा 0 होगा तो स्लोप कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1, 0 रखेंगे, सब 0। क्लियर। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 1/0 यहाँ पर रखेंगे, 1/0 तो आएगा x माइनस x1 इक्वल टू 0। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो मैं लिखा रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशंस बन गई। सेकंड केस, अगर इस बार टेंजेंट क्या है, इस बार ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, चेंज हो गया। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। क्लियर है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा,
थीटा कितना हो जाएगा 90, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, सेम केस इसका उल्टा हो गया, x माइनस x1 इक्वल टू 0। क्लियर है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि थीटा 0 है। स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू 0। ये 4 कीवर्ड्स हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, दोनों आपस में एक दूसरे से रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, नोटेड। नाम देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा हमारे दो तरीके के केसेस हैं इसमें मैक्सिमम, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे हमें क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम आपको पता है कि किसी भी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। मैं सिर्फ प्रोसेस रिवाइज करा रहा हूँ आपको, फालतू का कोई ड्रामा नहीं है यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन होगा, एफ एक्स इक्वल टू आपको इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने निकालना क्या है, फाइंड एफ डैश एक्स। फिर से वही प्रोसेस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, एंड पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। मैंने 3 वैल्यू निकालनी है, C1 C2 C3, तीनों टाइप्स के केस इसमें बनते हैं, इसलिए मैंने 3 वैल्यू लेट करी है तीनों, ताकि आप समझ जाओ। सबसे पहला केस है एट एक्स इक्वल टू C1 फंक्शन। लेट सपोज दैट कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके से, तो ये वैल्यू आपकी है C1। क्या है, C1 ये वैल्यू आपको दे रखी है। इस पॉइंट से पहले की एक वैल्यू लेंगे C1 माइनस एच। क्या वैल्यू लेंगे, C1 माइनस एच। लेट सपोज दैट C1 से पहले वाली कोई वैल्यू ले ली छोटी सी C1 माइनस एच, तो वो वैल्यू यहाँ आएगी। C1 वैल्यू माइनस एच जैसी मैंने वैल्यू ली और वो वैल्यू पुट कर दी एफ डैश एक्स में, तभी मैंने देखा कि ये क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। फिर मैंने एक वैल्यू ली C1 प्लस एच, ये C1 है, ये C1 प्लस एच, C1 माइनस एच। क्लियर है। C1 प्लस एच, C1 माइनस एच मैंने वैल्यू ले ली। इस वैल्यूज पे देखा कि यहाँ आपका आ रहा है डिक्रीजिंग और यहाँ आपका आ रहा है इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ फंक्शन चल रहा है, माइनस से प्लस में इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ फंक्शन चल रहा है, देन इट इज मैक्सिमम वैल्यू, देन इट इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, C1 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, FC1। C1 पे क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। क्लियर है, अगर इस तरीके से फंक्शन आ रहा है। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस है C2 मान ले कोई फंक्शन है, हमने माना फिर से ये C2 वैल्यू है, C2। यहाँ पर कोई वैल्यू है C2 प्लस एच, यहाँ कोई वैल्यू मैंने लेट करी C2 माइनस एच, C2 माइनस एच लेट करी। C2 माइनस एच पे ये आ रहा है डिक्रीजिंग, क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग, और इधर क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग। C2 प्लस एच पे क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग। मतलब अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ चल रहा है, दैट मीन्स फंक्शन की वो वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगी उस पॉइंट पर, और अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ चला रहा है तो उसी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, मिनिमम। देन FC2 इज मिनिमम, FC2 इज मिनिमम। क्लियर है, FC2 मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका केस 3 देखते हैं। केस 3 में आपके दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, एक A B मैंने दो पार्ट्स ले रखे हैं। लेट ये पॉइंट मैंने लिया C3 प्लस एच, और यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा C3 माइनस एच, C3 माइनस एच। अभी मैंने देखा कि C3 माइनस एच में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, और क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, और C3 माइनस एच में भी क्या है, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। अगर दोनों केस में आपका इंक्रीजिंग हो गया तब फंक्शन क्या कहलाएगा, अगर दोनों केस में इंक्रीजिंग हो गया तब फंक्शन आपका कहलाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसका एक केस और है, ये पॉइंट मैंने मान लो C3 अगर यहाँ आया होता और C3 माइनस एच और C3 प्लस एच, दोनों केस में आपका डिक्रीजिंग आ जाता। दोनों केस में एफ डैश एक्स क्या आता, 0 से छोटा। मतलब C3 की हम कोई भी वैल्यू रखें, C3 से छोटी या C3 से बड़ी, तो हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, एफ डैश एक्स क्या बन रहा है, डिक्रीजिंग बन रहा है। अगर दोनों डिक्रीजिंग या दोनों इंक्रीजिंग कुछ भी हो जाता है तो आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आएगा। क्या आएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर। नाउ हम लास्ट केस देखते हैं, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, आपको एफ एक्स गिवन होगा, एफ एक्स आपको क्लियरली गिवन होगा। फाइंड एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट में आपका है पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू C1 C2 C3, सेम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरह, यहाँ तक एग्जैक्टली सेम है। यहाँ के बाद आपको क्या करना है, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। जैसे ही आप डबल डैश एक्स निकालेंगे
अब क्या करना है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एफ डबल डैश एक्स। एक्स की जो वैल्यू आई है C1 C2 C3 एक एक करके हम एफ डबल डैश एक्स में डाल के चेक करेंगे। जैसे ही मैंने एफ डबल डैश एक्स इसमें डाला तो पहला केस C1 जैसे ही मैंने डाला, इफ एफ डबल डैश C1 यहाँ पर लिख देते हैं, इफ एफ डबल डैश C1 0 से छोटा आ जाए, एफ डबल डैश C1 क्या आ जाए 0 से छोटा, तो C1 क्या है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी FC1, मतलब वो C1 की वैल्यू हम Fx में डाल देंगे तो वो जो वैल्यू निकलेगी वो क्या है मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। सेकेंड केस है हमारा एफ डबल डैश C2, अगर एफ डबल डैश C2 ग्रेटर देन 0 आ जाए, क्या आ जाए ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो C2 क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी FC2, मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगी FC2। केस 3 क्या है आपका, इफ एफ डबल डैश C3 इक्वल टू 0 आ जाए, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहां पर फेल हो जाता है एंड गो थ्रू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अगर आपको ब्रीफली पढ़ना है ये सारी चीजें तो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको पढ़ा रखी हैं। क्लियर। लेकिन 99% केसेस में अगर C3 एफ डैश डबल डैश C3 0 आ जाए तो C3 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है, नोटेड। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।